हेलो बच्चों, नमस्कार। और कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज फिर हम आपके लिए एक लेकर के आए बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या, तो रोलिंग विद स्लाइडिंग। अब हम लोगों ने तो पढ़ रखा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दे किसी रफ सरफेस पे, तो ये तो हो गई भाई रफ सरफेस। अब रफ सरफेस है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो बॉडी को जब इधर हम v वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो बॉडी जब इधर मूव करेगी तो यहाँ फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी है। अब फ्रिक्शन कब लगेगा, तो अगर हम कहते हैं कि ये बॉडी हमारी कर रही है प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग अगर कर रही है तो इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी फिर क्या होगी। देखिए, एक तो यहाँ पे वेलोसिटी होना चाहिए आर ओमेगा, एक वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन की होगी जो हो गई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर यानी v। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी लिखें तो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी फिर क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए v माइनस आर ओमेगा। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि v जो है वो है ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो कांटेक्ट पॉइंट हमारा मूव करेगा किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा। अब कांटेक्ट पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन लगेगा तो जब v होगा आर ओमेगा, कांटेक्ट पॉइंट आगे की तरफ स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग विद स्लाइडिंग। अब फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन वर्क भी करेगा। फ्रिक्शन जो वर्क करेगा तो हम लोगों ने पिछले टर्म में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, और उस वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने लिखा था भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय अदर कोई फोर्स है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में भी हमने आपको बताया था कौन कौन सी एनर्जी चेंज होंगी, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बातें हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है भाई। अब आगे हम लोग कि अगर ये रोलिंग के साथ साथ स्लाइडिंग हो रही होगी, यानी वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी किससे, आर ओमेगा से, तो कांटेक्ट पॉइंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। अब स्लाइड करेगा तो इस स्लाइडिंग का फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन भी कुछ वर्क करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है अभी तो हम आपको बताएंगे पूरा फुल डिटेल में। लास्ट में एक लाइन और बता देंगे शॉर्टकट के लिए, लेकिन शॉर्टकट तभी काम आते हैं जब हमें वो कॉन्सेप्ट पूरा मालूम होता है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट क्या है उधर चलते हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट के लिए जैसे ही हम यहाँ पे आ गए और यहाँ आते ही, हाँ तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में एक बॉडी है और इस बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे इस रफ सरफेस पे कितनी वेलोसिटी से, तो v नॉट वेलोसिटी से। और ये जो सरफेस दिख रही है ये रफ सरफेस है, यानी रफ सरफेस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन होगा तो जब बॉडी हमारी v नॉट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो कांटेक्ट पॉइंट भी बॉडी का v वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। अब आगे मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में फिर इस पे फ्रिक्शन लगना चाहिए। अब ये जो फ्रिक्शन लगेगा ये दो काम करेगा, एक तो इस बॉडी को रोटेट कराने का काम करेगा, यानी टॉर्क प्रोवाइड करेगा तो बॉडी हमारी रोटेट करना शुरू होगी, और दूसरा काम क्या करेगा, इस ट्रांसलेशनल मोशन का अपोज करेगा। अब ट्रांसलेशनल मोशन का अपोज करेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। फिर एक टाइम आएगा कि यहाँ बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होकर के क्या हो जाएगी, v, और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ जनरेट हो जाएगा ओमेगा, और अगर ओमेगा हो गया v अपॉन आर, यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे फिर प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर प्योर रोलिंग शुरू हो गई।
अब जब यहाँ प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी तो कांटेक्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा रिलेटिवली रेस्ट पे। अब कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे आ जाएगा तो फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन को जो कुछ भी वर्क करना है वो यहां से लेकर के और प्योर रोलिंग स्टार्ट होने से पहले जितना वर्क कर सकता है फ्रिक्शन कर लेगा। इतनी बात क्लियर होगी, क्योंकि एक बार प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन का वर्क ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन क्या होता है, 0। ये हम लोगों ने पिछले टर्न पे देख लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट में दो तरीके का डिस्प्लेसमेंट शामिल होगा। कुछ तो बॉडी रोल करके चली होगी और कुछ चली होगी बॉडी स्लाइड होकर के। तो ये जो बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इस टोटल डिस्प्लेसमेंट में फिर दो चीजें होना चाहिए। एक तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए जो बॉडी रोल करके चल रही है, और दूसरा कौन सा होगा, कहेंगे जो बॉडी स्लाइड करके चल रही है। अब ये दो डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए इस टोटल डिस्प्लेसमेंट में। तो हमें अभी इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यहाँ चलते हुए बॉडी की वेलोसिटी फाइनल क्या हो गई v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है v0। तो यहाँ अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन को पहले कंसीडर करें, तो ट्रांसलेशनल मोशन को अगर हम यहाँ देखें तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो फ्रिक्शन है वही रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी ma होगा। फ्रिक्शन कितना होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए mg, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन हो गया भाई म्यू mg इज इक्वल टू लिखते ma। तो यहां से ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन मिलेगा म्यू जी। अब ट्रांसलेशनल इक्वेशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी v0 काइनेमेटिक्स से देखें, क्योंकि ये जो म्यू जी रिटार्डेशन है वो थ्रू आउट मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जहां कहीं पर भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट होता है वहां हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी होगा v0, फाइनल वेलोसिटी v हो गया ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन। तो लिख रहे होते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू v0 माइनस म्यू जी इंटू टी। तो ये एक इक्वेशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली ट्रांसलेशनल मोशन से। अब हम बॉडी का रोटेशनल मोशन कंसीडर करेंगे। तो रोटेशनल मोशन के लिए बॉडी में ये जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ये फ्रिक्शन बॉडी में टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो बॉडी हमारी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी। अब बॉडी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी तो यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लिखते हैं यहाँ आई सी इंटू अल्फा। आई सी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है, क्या होता है NM R स्क्वायर होता है। तो भाई टॉर्क तो यहाँ पे हो गया देखो म्यू mg, ये हो गया फ्रिक्शन इंटू आर। आई सी हो गया भाई NM R स्क्वायर, और ये हो गया अल्फा। यहाँ से अगर हम m और m को कैंसिल कर दें, एक r भी कैंसिल होगा, तो अल्फा मिल जाएगा म्यू जी अपॉन एन आर। तो इस तरीके से हमने बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया हमें, तो फिर रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिखते, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस अल्फा टी। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि बॉडी को हमने ऐसे ही प्रोजेक्ट कर दिया रफ सरफेस पे। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ ओमेगा क्या होना चाहिए, केवल अल्फा टी हो जाएगा। अल्फा अभी हम लोगों ने लिखा है म्यू जी अपॉन एन आर इंटू टी, ये हो गया भाई ओमेगा। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। उम्मीद है इतनी चीजें तो आप क्लियर हो गई होंगी, यानी ये क्लियर हो चुका कि एंगुलर वेलोसिटी जो डेवलप होगी वो होगी म्यू जी इंटू टी अपॉन एन आर। टी क्या है, तो टी वो टाइम है जिस टाइम पे बॉडी हमारी प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करेगी। तो ये हो गया उसका टाइम। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि प्योर रोलिंग मोशन में v इज इक्वल होता है
आर ओमेगा। तो चलिए देखते हैं फिर, यानी इन प्योर रोलिंग मोशन, तो प्योर रोलिंग मोशन में v इज इक्वल होता है भाई आर ओमेगा, और v हम लोगों ने लिखा है v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, इधर हो गया r, और ओमेगा भी अभी हम लोगों ने लिखा है म्यू जी इंटू टी अपॉन एन आर। तो भाई यहां से देखिए r से एक r कैंसिल हो गया, और ये हो गया v नॉट इज इक्वल टू म्यू जी इंटू टी प्लस हो गया म्यू जी इंटू टी अपॉन एन। तो टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो टाइम हो जाएगा v नॉट इंटू एन अपॉन एन प्लस 1 और म्यू जी, यानी इतने टाइम के बाद हमारी बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगी। तो इस टाइम तक ही फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा, इस टाइम के बाद फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर देगा। अब इतने टाइम तक बॉडी हमारी चलती रही। अब इतने टाइम तक अगर ये बॉडी चलती रही तो बॉडी ने कितनी एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे गेन कर लिया या कितनी लीनियर वेलोसिटी गेन किया। तो लीनियर वेलोसिटी क्या है, v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। अब हमने लिखा भाई v नॉट माइनस म्यू जी, और t की जगह पे t की वैल्यू लिख दिया हमने, और t की वैल्यू कितनी है, तो v नॉट अपॉन म्यू जी और n अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट किया, जिसमें म्यू जी और म्यू जी तो कैंसिल हो गया भाई, v नॉट अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, और सॉल्व कर लें तो हो जाएगा v नॉट अपॉन n प्लस 1। यानी प्योर रोलिंग मोशन जब स्टार्ट होगा तो उस समय जो बॉडी के पास लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी v नॉट अपॉन n प्लस 1। कितने टाइम पे स्टार्ट होगी प्योर रोलिंग, तो हो गया v नॉट अपॉन म्यू जी n अपॉन n प्लस 1। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहीं पे अगर हम बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी भी देखें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, v अपॉन r। तो ये हो गया भाई v नॉट अपॉन r n प्लस 1। यानी बॉडी में जब प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होगा तो इतनी होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, ये होनी चाहिए लीनियर वेलोसिटी, और इस टाइम पे यानी इतने टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। तो फ्रिक्शन को जो भी वर्क करना होगा, जो भी एनर्जी में लॉस करेगा वो इसी टाइम इंटरवल में होगा, 0 से t के बीच में होगा। अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बातें क्लियर हैं तो और देखते हैं आगे की तरफ। अब आगे देखिए बॉडी हमारी जो चल के गई थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो अभी अभी हमने देखिए यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना रखी थी इस तरीके की, और इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई थी जो रोल कर रही थी। और ये बॉडी हमारी जो रोल करके यहां तक आ गई थी। तो जब बॉडी हमारी यहाँ पे रोल करके आ गई और ये प्योर रोलिंग मोशन करने लगी तो ये बॉडी का हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। इस टोटल डिस्प्लेसमेंट में दो डिस्प्लेसमेंट शामिल हैं। कौन कौन सा, तो एक अभी हमने बताया था आपको, यहाँ वेलोसिटी हो गई थी v, और v कितना था, v नॉट अपॉन n प्लस 1। अब ये बॉडी हमारी जो चल रही है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया बॉडी का, और टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल v नॉट स्क्वायर। फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है इसलिए -2as आपने पढ़ा होगा। तो ये तो हो गया भाई v नॉट अपॉन n प्लस 1।
इज इक्वल टू हो गया वी नॉट स्क्वायर माइनस 2a था म्यू जी इंटू एस हो गया। अब यहां से अगर हम लिखें 2 म्यू जी इंटू एस तो ये हो गया भाई वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एस, तो एस मिल गया हमको वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया और ये बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, इतने डिस्प्लेसमेंट में बॉडी ने वर्क नहीं किया, यानी फ्रिक्शन ने इसमें वर्क नहीं किया, तो फिर किया किसमें? कहेंगे अभी इतना तो ये बॉडी चल के गई, बॉडी का ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया जो हमने ट्रांसलेशनल मोशन से कैलकुलेट किया। अब देखिए बॉडी यहाँ दो तरीके का मोशन कर रही थी, कुछ तो ये स्लाइड करके चली होगी, कुछ ये रोल करके चली होगी, लेकिन चली कितना टोटल वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे कि बॉडी हमारी रोल करके कितना चली। तो रोल करने के लिए फिर रोलिंग मोशन यानी रोटेशनल मोशन को कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए फिर हमें लिखना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था, इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है? 0, तो हम इस ओमेगा नॉट को तो हटा देंगे। यहाँ से मिला हमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा हो गया था म्यू जी अपॉन एन आर, और ये हो गया थीटा। ओमेगा भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था? तो ये था v अपॉन आर, तो यहाँ ये हो जाना चाहिए v नॉट अपॉन n प्लस 1, और इसको r से डिवाइड भी कर दिया, फिर हमने इसे स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू हो गया भाई 2 म्यू जी अपॉन एन आर, और ये हो गया थीटा। अब यहाँ से जो हमें थीटा मिला ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल एंगल टर्न बाय बॉडी, यानी बॉडी घूमे कितने राउंड वो यहाँ से पता चलेगा। तो फिर हम निकालेंगे एस रोलिंग, यानी रोल करके बॉडी फिर कितना चली होगी, तो वो हो गया आर थीटा। यानी इतना डिस्प्लेसमेंट टोटल है, इतना डिस्प्लेसमेंट आर थीटा जो बॉडी चल रही है वो रोल करके चल रही है, तो फिर स्लाइड करके कितना चली, तो टोटल में अगर हम रोलिंग को माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बॉडी में रोलिंग भी थी और स्लाइडिंग भी थी, तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है सम ऑफ रोलिंग डिस्प्लेसमेंट प्लस स्लाइडिंग डिस्प्लेसमेंट। तो रोलिंग डिस्प्लेसमेंट हमें आर थीटा से मिलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने एस से कैलकुलेट किया। अब अगर यहाँ हम कैलकुलेट कर लें कि हमें चाहिए एस स्लाइडिंग, कि बॉडी स्लाइड करके कितना चली, तो स्लाइड करके कितना चली इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एस टोटल माइनस एस रोलिंग। तो इतना ये रोल करके चल रही है और ये स्लाइडिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखिए फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, वो नेगेटिव किया, क्योंकि बॉडी हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी और फ्रिक्शन किधर था? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फिर हम लिख रहे होते हैं माइनस, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया म्यू एम जी, और ये हो गया एस स्लाइडिंग। यानी जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने स्लाइड करके ट्रेवल किया होगा उसी में फ्रिक्शन ने वर्क किया। तो अब अगर हम इस वर्क डन बाय फ्रिक्शन को लिख ही रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए फिर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में देखिए कौन कौन सी एनर्जी होगी, एक हो जाएगी भाई हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर।
तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी इंटू एस स्लाइडिंग। इतनी बात समझ में आ गई। यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। इतना क्लियर हो गया भाई। फ्रिक्शन बस इतना ही वर्क करेगा। या अगर हम यहाँ वर्क लिख ही रहे हैं तो देखिए जो वर्क हुआ वो टोटल कितना हो गया, तो हम लिख रहे होते भाई माइनस म्यू एम जी एस टोटल, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस म्यू एम जी इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस टॉर्क जो लग रहा था ना, टॉर्क रोटेशन में कैसा वर्क कर रहा था, पॉजिटिव। तो यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा था, तो वो हो गया था भाई म्यू एम जी आर। और इसको अगर हम लिख दें एस रोलिंग, क्योंकि जो टॉर्क लग रहा था उससे ओमेगा जनरेट हो रहा, ओमेगा जनरेट हो रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, रोलिंग मोशन कर रही है। तो टॉर्क इनटू रोलिंग का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी म्यू एम जी आर और एस रोलिंग की जगह में क्या हो जाएगा, आर थीटा, क्योंकि ये हो गया म्यू एम जी एस रोलिंग। एस रोलिंग ही है, आर इंटू थीटा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो ये सब सॉल्व हो करके हमको मिल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव है ना, तो ये फिर से आ जाएगा म्यू एम जी इंटू एस स्लाइडिंग। और इस तरीके से हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना होगा, या बॉडी कितना स्लाइड करके चली, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल वर्क डन बाई फ्रिक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें जाना ही पड़ेगा ट्रांसलेशनल मोशन के थ्रू, और रोलिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें थीटा कैलकुलेट करना ही होगा, और उसके लिए भी हमें रोलिंग मोशन को कंसीडर करना होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रोलिंग विद स्लाइडिंग होगी तो हम क्या करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बाकी आप इस कॉन्सेप्ट को देखते रहिए और आगे की तरफ प्रोसीड करिए। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। बस दो चीजें याद रखना है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो होना ही है। उस टोटल डिस्प्लेसमेंट में दो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, एक स्लाइडिंग और दूसरा रोलिंग। स्लाइडिंग डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद फिर हमें बॉडी कितना रोल करके चल रही है, इसलिए बॉडी का टोटल कितना एंगल टर्न हुई, कितने राउंड रोटेट हुई, ये कैलकुलेट करेंगे। तो आर थीटा से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ड्यूरिंग रोलिंग, और टोटल में माइनस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्लाइडिंग का डिस्प्लेसमेंट। या फिर हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते तो फिर क्या लिखते, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। बाकी क्वेश्चन अगर ऐसा मिलते हैं, वैसे तो कम क्वेश्चन है, लेकिन जब मिलते हैं तो समझ में नहीं आता। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ये रोलिंग विद स्लाइडिंग क्या होता है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।